बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सन 2015 में एक पाकिस्तानी टीवी प्रोग्राम नुक्ते नज़र में साबिक पुलिस अफसर राजा अनार खान का एक इंटरव्यू नशर किया गया, जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्हें शेख मुजीबुर रहमान पर नज़र रखने के लिए कैदी के तौर पर फैसलाबाद जेल में कैद रखा गया। उस वक्त अनार खान स्पेशल ब्रांच में एक नौजवान पुलिस इंस्पेक्टर थे। अनार खान ने कहा कि शेख मुजीब ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किस जुर्म की सजा सुनाई गई है। मैंने उनसे झूठ बोला कि मुझे एक लड़की को अगवा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। एक और कैदी ख्वाजा अयूब को मुजीब का खाना पकाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मुजीब को हमेशा सिगार के लिए तंबाकू भी फराहम किया जाता था। रात को राजा अनार खान शेख मुजीब के सेल के बाहर सोते थे। सुबह होते ही वो शेख मुजीब की अलमारी का ताला खोलते थे। वो शेख मुजीब को बाबा कहकर पुकारते थे। राजा अनार खान ने कहा, जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई शुरू हुई तो फौजी हुकूमत ने हम दोनों को मियांवाली जेल भेजने का फैसला किया। उनका कहना था कि शेख मुजीब को एक गाड़ी में बिठाया गया जो गद्दों और कंबलों से इस कदर भरी हुई थी कि शेख के बैठने के लिए बमुश्किल जगह बची थी। गाड़ी के साइड शीशों पर जानबूझकर मिट्टी डाली गई थी ताकि किसी को खबर न हो कि अंदर कौन बैठा है। रास्ते में शेख मुजीब ने पूछा कि सड़कों पर इतनी ज्यादा फौज क्यों नजर आ रही है, जिस पर राजा अनार खान ने जवाब दिया कि फौजी मशक़ें हो रही है। 13 मई 1971 को इंदिरा गांधी ने अमेरिका में इंडिया के सफीर लक्ष्मीकांत के जरिए अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन को एक खत भेजा, जिसमें उन्होंने शेख मुजीब की कैद पर अपनी तशवीश का इजहार किया। 11 अगस्त को उन्होंने निक्सन को फिर खत लिखा, जिसमें याह्या खान के उस बयान पर तशवीश का इजहार किया गया कि वो शेख मुजीब के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने जा रहे हैं, जिसमें वो बैरूनी मुल्क से कोई कानूनी मदद हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ उन्होंने दुनिया के 23 सरबराहान मुमलिकत से शेख मुजीब की जान बचाने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करने की अपील की। किताब मिथ एंड फैक्ट्स बांग्लादेश लिबरेशन वार के मुसन्निफ BZ हुसरो लिखते हैं कि अमरीकी इंटेलिजेंस जराए का ख्याल था कि याह्या मुजीब को फांसी देने के खिलाफ थे। उनके सीनियर फौजी मुशीरों ने उन्हें खबरदार किया था कि मुजीब को सजाए मौत से दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। निक्सन कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे याह्या को शर्मिंदगी हो। चुनांचे उन्होंने पाकिस्तान में अमरीकी सफीर जोसेफ फॉरलैंड से कहा कि वो जनरल से जाती हैसियत में बात करे। BZ के मुताबिक याह्या ने जो फॉरलैंड को बताया कि अगर मुजीब के रहम की दरख्वास्त उनके पास आती है तो वो उस वक्त तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं करेंगे जब तक कि सिविलियन हुकूमत इक़्तिदार नहीं ले लेती। आप यकीन कर ले कि मैं उस आदमी को नहीं मारूंगा, हालांकि मेरा मानना है कि वो गद्दार है। शेख मुजीब के मियांवाली जेल में ही क़याम के दौरान अंग्रेजी हरूफ एल की शक्ल में एक हवाई हमले की पनागाह बनाई गई थी, जिसमें गद्दों और कंबलों का भी इंतजाम किया गया था। बाद अज़ा बांग्लादेश पहुंचकर शेख मुजीबुर रहमान ने लोगों को बताया कि जेल में उनकी कब्र खोदी गई थी, जहां उन्हें मुमकिन तौर पर कत्ल करने के बाद दफन किया जाना था। अनार खान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। शेख मुजीब शायद यह कहकर अवाम की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। यह दुरुस्त था कि शेख मुजीब को जेल में क़याम के दौरान कोई अखबार, रेडियो या टेलीविज़न फराहम नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें पढ़ने के लिए किताबें दी गई थी। बाद में मुजीब ने एक अतालवी सहाफ़ी और याना फलाची के सामने भी एतराफ़ किया कि उन्हें जेल में पढ़ने के लिए किताबें दस्तयाब थी। सैयद बदरुल हसन शेख मुजीब के सवा उमरी में लिखते हैं कि 6 दिसंबर से लड़ाई के खात्मे के दरमियान मुजीब को फौजी अदालत से सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन जंग के बाद याह्या खान ने इक़्तिदार भुट्टो को सौंप दिया। उसी शाम भुट्टो ने उनसे बात की, पाकिस्तानी अवाम से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त मशरकी पाकिस्तान पर दुश्मन का कब्जा है, लेकिन जल्द ही हम इसे अपने भाइयों के मफाद में वापस हासिल कर लेंगे। भाइयों से उनकी मुराद मशरकी पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली थे। पाकिस्तान की शिकस्त के बाद शेख मुजीब को हेलीकॉप्टर में इस्लामाबाद के करीब सहाला गेस्ट हाउस ले जाया गया। राजा अनार खान और जेल सुपरडेंट शेख अब्दुर्रहमान भी उनके साथ गए। बाद अज़ा अल्ताफ गौहर, जो पाकिस्तान के साबिक सदर अयूब खान के सेक्रेटरी इत्तलात थे, को भी इसी गेस्ट हाउस के कमरे में नजरबंद कर दिया गया जहां शेख मुजीब कभी ठहरे थे। उन्होंने बाद में लिखा, मैं इसी बिस्तर पर सो रहा था
اور وہی کمبل استعمال کر رہا تھا جو مجیب نے کبھی استعمال کیا تھا۔ جیلر باہر گیا اور مجھے مونگ پلی دکھائی جو مجیب وہاں قیام کے دوران کھاتے تھے۔ ایک دن جیلر نے بتایا کہ میاں والی جیل میں مجیب تقریباً پاگل ہو گیا تھا اور دیوار سے سر پٹنے لگا۔ وہ زور زور سے مجھے یحییٰ خان سے ملوانے کے لیے چیخ رہے تھے۔ میں ڈھاکہ میں ہونے والے قتل عام کو روک سکتا ہوں۔ جیلر عبد الرحمان نے یہ بات جنرل پیرزادہ کو بتائی، لیکن مجیب کو یحییٰ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ صدر بننے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو 27 دسمبر 1971 کو سہالہ گیسٹ ہاؤس میں شیخ مجیب سے ملنے آئے۔ اس ملاقات کے دوران انار خان پردے کے پیچھے کھڑے بھٹو اور مجیب کی گفتگو سن رہے تھے۔ ویسے یہ گفتگو ٹیپ کی گئی تھی۔ مجیب نے گفتگو کا آغاز یہ کہہ کر کیا کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ بھٹو نے جواب دیا، میں اب پاکستان کا صدر اور چیف مارشل ہوں۔ میں ایک لا ایڈمنسٹریٹر ہوں۔ شیخ مجیب نے کہا، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی، لیکن یہ بتاؤ کہ بنگال کا کیا حال ہے؟ میں وہاں کے بارے میں بہت پریشان ہوں۔ جب بھٹو نے مجیب سے کہا کہ ڈھاکہ پر انڈیا کی افواج کا قبضہ ہے تو مجیب نے کہا کہ انہوں نے ہمیں مار دیا ہے۔ آپ مجھے ڈھاکہ جانے دیں۔ آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر انڈینز نے مجھے جیل میں ڈالا تو آپ کو میری لڑائیاں لڑنی ہوگی۔ بھٹو نے وعدہ کیا، مجیب ہم مل کر لڑیں گے۔ اسٹینلی ویلپرٹ پھر لکھتے ہیں، مجیب جانتے تھے کہ وہ بھٹو جیسے چلاک آدمی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا ہر لفظ ٹیپ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈھاکہ جانے دو اور معاملات کو سنبھالنے دو۔ میرا یقین کرو، میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ انڈین فوج وہاں پہنچے۔ بھٹو نے کہا کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر بھٹو نے مجیب کو اپنی دلی خواہش بتائی، مجیب بھائی، کیا کوئی امکان ہے کہ ہم اب بھی ساتھ رہ سکے؟ ڈھاکہ میں میرے لوگوں سے بات کرے اور پھر اس بارے میں بتائے۔ اس کے بعد شیخ مجیب 11 دن تک مسلسل غیر یقینی کی کیفیت میں رہے۔ اس دوران بھٹو کئی بار ان سے ملے۔ اسٹینلی ویلپرٹ لکھتے ہیں کہ بھٹو نے مجیب کو یاد دلایا کہ 27 تاریخ کو ہماری ملاقات میں آپ نے 2 یا 3 کام اکٹھے کرنے پر اتفاق کیا تھا، دفاع، ہرجہ عمر اور کرنسی۔ مجیب نے جلدی سے جواب دیا، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے پہلے ڈھاکہ جانے کی اجازت دینی ہوگی۔ بھٹو نے ایک اور چال چلی اور کہا کہ آپ صدر، وزیر اعظم، جو بھی عہدہ چاہو لے لو، میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا۔ بھٹو مجیب کو ایران کے شاہ سے ملوانا چاہتے تھے۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر خارجہ کمال حسین نے مجھ سے بات کرتے ہوئے شیخ مجیب اور بھٹو کے درمیان جاری اس مشاورت کے ایک اور تفصیل بتائی۔ کمال نے کہا کہ بھٹو آخری دم تک پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کے تعلقات کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ جس دن شیخ کو رہا کیا جانا تھا اور وہ لندن جانے والے تھے تو بھٹو نے کہا کہ وہ ایک دن مزید قیام کریں گے۔ اگلے دن شاہ ایران آ رہے تھے اور وہ ان سے ملنا چاہتے تھے۔ کمال کہتے ہیں، شیخ سمجھ گئے کہ وہ ایران کے شاہ سے ان پر دباؤ ڈلوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو کی تجویز انہیں قبول نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو انہیں دوبارہ جیل بھیج سکتے ہیں۔ بعد جنوری 1971 میں شیخ مجیب نے نیوز ویک میگزین کو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ یحییٰ خان نے بنگلہ دیش کے وجود میں آنے کے دن انہیں قتل کرنا چاہا، لیکن بھٹو نے انہیں یہ کہہ کر بچا لیا کہ اگر ایسا ہوا تو انڈیا نے 93,000 پاکستانیوں کی جانیں لے لینی ہے، جنگی قیدی خطرے میں ہوں گے۔ 7 جنوری 1972 کی رات بھٹو خود راولپنڈی کے چکلالہ ہوائی اڈے پر مجیب اور کمال حسین کو دیکھنے گئے۔ بھٹو نے ایک لفظ کہے بغیر مجیب کو الوداع کیا اور مجیب بھی پیچھے موڑ کر دیکھے بغیر تیزی سے جہاز کی سیڑھیاں چڑھ گئے۔ روانگی سے قبل شیخ مجیب نے دوستویفسکی کی کتاب کرائم اینڈ پنشمنٹ راجہ انار خان کو پیش کی، جو جیل میں ان کے ساتھ تھے۔ انار خان نے پاکستانی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تو انہوں نے شیخ مجیب سے ملنے والی کتاب بھی دکھائی۔ اس پر دستخط کرتے ہوئے شیخ مجیب نے لکھا، جھوٹ اور سچ کی طویل جنگ میں پہلے جھوٹ کی جیت ہوتی ہے لیکن بعد میں سچ کی جیت ہوتی ہے۔ سن 1974 میں جب مجیب الرحمان اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور آئے تو انہوں نے راجہ انار خان کے بارے میں دریافت کیا اور ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن انار خان ان سے ملنے نہیں گئے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ بات پاکستان کی حکومت کو پسند نہیں آئے گی اور اس ملاقات کی صورت میں انہیں بعد میں ہراساں کیا جائے گا۔
8 जनवरी 1971 की सुबह शेख मुजीब का तैयारा हेथ्रो एयरपोर्ट पहुंचा। यह एक बंगाली सिफारतकार एम रजा अल करीम के लिए नाकाबिल यकीन खबर थी, जिन्होंने पाकिस्तानी फॉरेन सर्विस से इस्तीफा दे दिया था और उस वक्त लंदन में मुकीम थे। उन्होंने अपनी पुरानी छोटी कार निकाली और पूरी रफ्तार से हेथ्रो एयरपोर्ट की तरफ भागे। अपनी तेज रफ्तार सांसों पर काबू रखते हुए जब वो हेथ्रो एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्ज में पहुंचे तो उन्होंने वहां शेख मुजीब को सिगार पीते हुए देखा। डॉक्टर कमाल हुसैन और शेख मुजीब के साथ पाकिस्तान के कुछ अफसरान भी वहां मौजूद थे। जैसे ही इन एहलकारों ने करीम को देखा तो शेख मुजीब को सलाम किया और कुछ कहे बगैर बाहर निकल गए। सैयद बदरुल एहसन अपनी किताब बागी से बानी शेख मुजीबुर रहमान में लिखते हैं कि शेख मुजीब की जान में उस वक्त जान आई जब उन्होंने बंगाली सिफारतकार रजा अल करीम को वीआईपी लॉन्ज में देखा। वो गुस्से से उनसे सवाल करने लगे। उनका पहला सवाल था कि क्या ये सच है कि बांग्लादेश अब एक आज़ाद मुल्क है। एहसन लिखते हैं कि बरतानवी हुकूमत ने शेख मुजीब के लिए एयरपोर्ट पर रोल्स रॉयस कार भेजी थी, लेकिन मुजीब एक छोटी कार में होटल पहुंचे। दोपहर तक मुजीब ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म एडवर्ड हेथ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैरल्ड विल्सन से मुलाकात की। पाकिस्तानी फौज के हाथों गिरफ्तार होने के बाद पहली बार डाका फोन किया और अपने अहले खाना से बात की। वो लिखते हैं कि शाम को इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों सहाफ़ी मौजूद थे। जब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आपने बराह रास्त ढाका जाने के बजाय लंदन आने का फैसला क्यों किया, तो शेख का जवाब था कि यह फैसला भुट्टो साहिब ने किया था। 2 दिन लंदन में रहने के बाद शेख मुजीब 9 जनवरी की शाम ढाका रवाना हो गए। इसके लिए बरतानवी हुकूमत ने इन्हें अपना तैयारा दिया। रास्ते में वो इंदिरा गांधी का शुक्रिया अदा करने के लिए चंद घंटों के लिए नई दिल्ली में रुके। डॉक्टर कमाल हुसैन याद करते हुए कहते हैं कि उस वक्त इंडिया के सदर, वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी, उनकी पूरी कबीना, तीनों अफवाज के सरबराहान और मगरब बंगाल के वज़ीर आला सिद्धार्थ शंकर राय शेख के इस्तकबाल के लिए दिल्ली के हवाई अड्डे पर मौजूद थे। यह एक खानदानी मिलाप की तरह महसूस हुआ। फौजी छावनी के मैदान में एक जलसा आम में मुजीब ने बांग्लादेश की जदोजहद में मदद करने पर इंडिया की आवाम का शुक्रिया अदा किया। शेख मुजीब ने अंग्रेजी में तकरीर शुरू की, लेकिन उस वक्त स्टेज पर मौजूद इंदिरा गांधी ने उनसे बंगाली में तकरीर करने की दरख्वास्त की। दिल्ली में 2 घंटे क़याम के बाद शेख मुजीब जब ढाका पहुंचे तो ढाका के हवाई अड्डे पर तकरीबन 10 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। शेख मुजीब ने, जिनका 9 माह पाकिस्तान जेल में रहने के बाद काफ़ी वजन कम हो गया था, अपने दाएं हाथ से अपने लंबे बालों को पीछे की तरफ कर दिया और वज़ीर आज़म ताजुद्दीन अहमद आगे बढ़े और अपने कैद को अपनी बाहों में ले लिया। दोनों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुजीब खुले ट्रक में रेस कोर्स ग्राउंड की तरफ बढ़े। चारों तरफ इतनी भीड़ थी कि ट्रक को 2 किलोमीटर तवील रास्ता तय करने में 3 घंटे लगे। शेख मुजीब पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अहले वतन की कुर्बानियों को याद करते हुए रेस कोर्स ग्राउंड में लाखों के मुजम्मे के सामने रो पड़े। उन्होंने बंगाली शायर रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हुए कहा कि आपने एक बार यह शिकायत की थी कि बंगाल के लोग सिर्फ बंगाली ही रहे, अब तक सच्चे इंसान नहीं बने। शेख मुजीब ने कहा कि ए अजीम शायर, वापस आओ और देखो कि तुम्हारे बंगाली कैसे उन शानदार इंसानों में बदल गए हैं जिनका तुमने कभी तस्वर किया था। इस तकरीर के दौरान इन्होंने भुट्टो से किया गया वो वादा भी याद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने लोगों से पूछेंगे और बताएंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान मुस्तकबिल में क्या ताल्लुकात होंगे। उन्होंने भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब से वही रहेंगे जो 2 खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान होते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।